नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और शुरू करते हैं फटाफट आपका मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मुंबई स्टूडियो से बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है अपनी इस चर्चा में। पहली खबर आरबीआई से। आरबीआई ने बदले कुछ बड़े नियम, गोल्ड के नियम भी बदले गए हैं। गोल्ड लोन लेने वाले लोगों में अगर आप शामिल हैं तो ये नियम आपके लिए भी जरूरी है। दूसरी खबर, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्टिंग को ठंडा रिस्पॉन्स। सरकार ने 30 सितंबर तक की तारीख दी थी, जितनी उम्मीद थी उतने लोग नहीं आए। क्या वजह है ये समझेंगे। उड़ीसा में अगर काम करने वाले हैं आप तो अब आपको 10 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। जी हां, नया कानून आया, कानून में बदलाव किया गया और अब 9 से 10 घंटे की शिफ्ट की बात कही जा रही है। क्या बाकी राज्यों में ऐसा होगा, क्या कुछ मामला है, ये समझेंगे। इसके बाद अदानी समूह खरीदेगा सहारा की संपत्तियां। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि ये डील क्या है, कौन कौन सी संपत्तियां होंगी, कैसे खरीदी जाएंगी, और दूसरा पहलू ये संपत्ति बिकने से जो पैसा आएगा तो क्या सहारा पर जिन लोगों का बकाया था उनको वापस मिलेगा। दोनों ही गुत्थियों को सुलझाएंगे। इसके बाद नई खेप आई है अमेरिका से टैरिफ की। खोलेंगे कार्टून को, देखेंगे अंदर क्या कुछ आया है, कहां कितना टैरिफ लगा है। और फिर चलेंगे चीन में सुस्ती, अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। सुस्ती कितनी गहरी है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन पहले आरबीआई के जो नियम बदले हैं उनसे जुड़ी खबरों से शुरू करते हैं। पॉलिसी दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों तक जल्द पहुंच सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन नियमों में भी ढील दी है और बड़े कर्ज पर भी नियम बदले हैं। सोमवार को आरबीआई ने ये सारे बदलाव घोषित किए हैं। कुल 7 बदलाव घोषित किए गए, जिनमें 3 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं और बाकी 4 अभी ड्राफ्ट जारी हुआ है, जिन पर जनता की राय मांगी गई है। इस रायशुमारी के बाद इस पर भी फैसला लिया जाएगा। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये, नए नियमों में खास बातें क्या हैं? शुभम, आरबीआई की बैठक के बीचों बीच ये प्रस्ताव आया है, क्योंकि आरबीआई ने फैसला पहले लिया था, जारी भी किया गया। इधर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है। जैसा हमें पता है कि आरबीआई के एजेंडे पर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि ब्याज दरों में कटौती के बाद भी लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं। कल हमने विस्तार से बताया था आपको कि आरबीआई को ऐसा महसूस हो रहा है और जो दिख भी रहा है कि बैंक कटौती को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बदलाव आरबीआई ने तत्काल जारी किए हैं, जिससे बैंकों को रेट कट को या ब्याज दरों में कटौती को पास ऑन करने में सुविधा मिलेगी। जैसे बैंकों को पहले जो फ्लोटिंग रेट लोन थे उनके ऊपर, जो खासतौर से होम लोन, एमएसएमई के लोन थे, उन पर स्प्रेड को लेकर 3 साल तक उसे कम करने की अनुमति नहीं थी। अब बैंक 3 साल के लॉक इन से पहले ही स्प्रेड कम कर सकते हैं। यानी अगर चाहें तो बैंक ब्याज दरें कम होने के बाद उस स्प्रेड में ब्याज दरें कम कर सकते हैं और उसका सीधा फायदा कर्ज लेने वाले को मिल सकता है। उधार कर लेने वाला पर्सन या कर्ज लेने वाला पर्सन अगर रीसेट चाहता है तो वो उसे फिक्स्ड लोन में बदला जा सकता है। हालांकि फिक्स्ड लोन में बदलना अधिकार नहीं है, बैंक की सुविधा पर इस बात को ये निर्भर करता है कि बैंक उसे उसमें बदलाव करेगा कि नहीं करेगा। इसका फायदा यह होगा कि रेपो रेट में कटौती का तुरंत लाभ पहुंच जाएगा अगर बैंक इसे स्वीकार करते हैं और इसे आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन दुविधा यह है कि बैंकों की अपनी फंडिंग लागत है, जिस पर इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक इसे कितनी आसानी से लागू कर पाएंगे। दूसरा जो नियम है वो ठीक इसी तरह से एसएमई के लिए है, छोटे उद्योगों के लिए भी है। उनका भी जो स्प्रेड समायोजन है, यानी जो बेसिक रेट है और उसके ऊपर जो स्प्रेड बैंकों का होता है, उसे एडजस्ट करने के लिए भी 3 साल के लॉक इन की नियम से कुछ से छूट देने की सुविधा दे दी गई है। इसका फायदा एमएसएमईज को ब्याज दरों में कमी को तत्काल पास ऑन करने के तौर पर मिलेगा। गोल्ड की वर्किंग कैपिटल की इजाजत दी गई है। पहले केवल ज्वेलर्स को सोना रखकर पैसा मिलता था, लेकिन अब कोई भी एमएसएमई अगर चाहेगा तो सोने का, जो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करता है सोने का, तो वो इसे वर्किंग कैपिटल के तौर पर रख सकता है। तो ये चिंता है सर आरबीआई के भीतर, ये बताती है, जिससे ये कि ब्याज दरों में कमी के बाद भी लोगों को मिलने वाला लोन, उद्योगों को मिलने वाला लोन सस्ता नहीं हो रहा है। सर, दूसरा जो गोल्ड लोन को लेकर बदलाव किया गया है वो क्या है? गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई लगातार बदलाव कर रहा है। देखिए, पिछले 3 महीने 4 महीने में गोल्ड लोन को लेकर कई नए नियम आए हैं। जैसे बदलाव, लोन टू वैल्यू अनुपात बदला गया है। 5 लाख रुपए तक के लिए लोन की अधिकतम एलटीवी 75% रखी गई है। 2.5 लाख तक के जो छोटे लोन हैं उनकी एलटीवी 85% रखी गई है और 2.5 से 5 लाख तक के लोन की 80% रखी गई। लोन टू वैल्यू अनुपात यह है कि जो गोल्ड दिया जा रहा है उसके बदले उसकी वैल्यूएशन का कितना हिस्सा लोन के तौर पर दिया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने अपना पिछला आदेश जारी किया था गोल्ड लोन को लेकर, उसके भी कुछ
प्रावधानों को यहाँ स्पष्ट किया है कि शुद्धता की जांच अनिवार्य है, सोना BIS सर्टिफाइड जांच के लिए होगा ताकि सही वैल्यूएशन किया जा सके, दस्तावेजों के का सही ढंग से जांच की जाएगी। सोना अगर किसी परिवार के सदस्य का है तो प्रूफ भी देना होगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी सुविधा RBI इसमें देने जा रहा है वो ये है कि सोने के लोन में ऑनलाइन विकल्पों का, भुगतान चैनलों का इस्तेमाल हो पाएगा, वॉलेट से पेमेंट किया जा सकेगा, खासतौर से ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए। देश भर में कर्मचारियों की पेंशन मांग को देखते हुए सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की थी उसको ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था कि जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं वे 30 सितंबर तक आवेदन कर दें। डेडलाइन निकल चुकी है, आज 30 सितंबर है, लेकिन एनपीएस के दायरे में आने वाले 23 लाख कर्मचारियों में से अब तक सिर्फ 1 लाख ने ही यूपीएस को चुना है। सर, क्यों नहीं मिल रहे हैं सब्सक्राइबर यूपीएस को? क्या बड़ी वजह है, आपको समझ आ रही है? आज वो यूपीएस को लेकर महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जुलाई में सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाई थी 3 साल के लिए। अभी तक जब तक हमारे पास शाम को हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसकी नई समय सीमा बढ़ाए जाने की सूचना नहीं आई है, लेकिन रिस्पांस बहुत ठंडा है। 23-24 लाख कर्मचारियों में से केवल 1 लाख कर्मचारी शामिल हुए, एक बड़ा हिस्सा जिनके लिए नहीं आया, जबकि इस स्कीम को लेकर काफी उत्साह था क्योंकि इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है। राज्यों ने भी इसे ज्यादा प्रमोट नहीं किया। बीजेपी शासित राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, ओडिशा, असम ने अपनाया या इसकी शुरुआत की है। एनपीएस अभी भी कर्मचारियों के लिए मुख्य पेंशन योजना है और इसमें सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं। यूपीएस को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या ये समझ नहीं पा रहे हैं। 5-6 महत्वपूर्ण चीजें जो समझ में आती हैं, जिस वजह से 2 बार भी समय सीमा बढ़ाने के बाद भी सरकार इसमें लोगों को नहीं ला पाई, जबकि इसमें गारंटीड पेंशन है। पहली चीज तो यह कि यूपीएस और एनपीएस के फायदे नुकसान लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे नुकसान क्या है, ये समझाना मुश्किल पड़ रहा है सरकार को। पर जानकारी और प्रचार पर्याप्त नहीं है। कई कर्मचारी यूनियन ओपीएस की वापसी चाहते हैं क्योंकि इसमें बिना योगदान के आजीवन पेंशन मिलती है और महंगाई के आधार पर इसमें बढ़ोतरी होती है। यूपीएस को तमाम कर्मचारी आधा अधूरा मानते हैं क्योंकि इसमें ओपीएस जैसी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुरक्षा कम है, लेकिन योगदान देना पड़ता है, पर इसमें गारंटीड पेंशन है। अच्छा, यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी है। कर्मचारियों को लगता है कि अगर जल्दी छोड़ देंगे तो वीआरएस के कारण इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि निकाली जा सकती है, पर यूपीएस में यह पैसा लॉक रहता है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद बचा हुआ पैसा परिवार को नहीं मिलता, जो कि एनपीएस में मिल जाता है। तो अब कहीं ना कहीं यूपीएस के ढांचे में भी कुछ चुनौतियां या खामियां दिख रही हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत दिखाई दे रही है और इस वजह से कर्मचारियों को और को इसमें आने में दिक्कत हो रही है। पूरी जानकारी की भी समस्या दिखाई दे रही है। तो अब वापस बॉल गेंद सरकार के पाले में है, पीएफआरडीए के पाले में। क्या इस स्कीम में भी कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि हमने एनपीएस में हाल फिलहाल में 2-3 बदलाव देखे जहां सरकार ने उसको रिलैक्स किया है। निजी क्षेत्र के लोगों को इसमें लाने के लिए कुछ रियायतें दी हैं, 100% इक्विटी का ऑप्शन चुनने की सुविधा दी है, स्विच की ऑप्शंस, निवेश के ऑप्शन स्विच करने की सुविधा दी है। क्या यूपीएस में भी ऐसे बदलाव होंगे या फिर एक बार समय सीमा और बढ़ाई जाएगी, ये देखना होगा। ओडिशा सरकार ने अपने यहाँ फैक्ट्री एक्ट और शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। इस बदलाव के बाद होगा क्या? इस बदलाव के बाद ओडिशा में कंपनियों को कर्मचारी के दैनिक काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की अनुमति होगी। साथ में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की छूट मिलेगी। इसके लिए कंपनियों को अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सर, क्या कहता है ये फैसला? ये प्रस्ताव देश के कई राज्यों में चर्चा में था, महाराष्ट्र में भी था, पर उड़ीसा ने इसे लागू कर दिया, कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया है। और पहली बार ऐसा है जब डेली वर्किंग आवर्स को 10 घंटे किया जा रहा है और 48 घंटे की वीकली सीमा उड़ीसा में लागू होगी। इन्हें एक सप्ताह में 48 घंटे तक काम कराया जा सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि उद्योगों को कामगारों की ज़रूरत है, उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों में रियायत की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करके राज्य सरकारों को इसके अधिकार दे दिए हैं कि वो इस तरीके का बदलाव कर सकें। हाँ, इसके साथ उनको अतिरिक्त वेतन देने की भी और बाकी चीज़ों की भी शर्तें शामिल है। देखना यह है कि बाकी राज्य से कैसे लागू करते हैं और कर्मचारियों की और उद्योगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये सीधे सीधे श्रम कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है और खास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं और जो श्रम गहन उद्योग हैं, जहां कर्मचारियों की बड़ी संख्या की जरूरत होती है, इस नई व्यवस्था के तहत कंपनियां कर्मचारियों को इस बात के लिए राजी कर पाएंगी नहीं, ये देखना होगा। सर, आपको लगता है फिर, क्योंकि अब आपने बताया कि चर्चा और राज्यों में भी हो रही है, तो बाकी राज्य भी ये लागू करेंगे अब?
महाराष्ट्र से भी इस तरीके का प्रस्ताव शुभम आया था, जिस पर भी चर्चा हुई थी। कई और राज्यों में भी श्रम कानूनों के बदलाव की बात है। ये देखना चाह रहे हैं राज्य की किसी एक राज्य में लागू होकर ये मॉडल बन जाए और इस पर प्रतिक्रिया कैसी आती से देखा जाए, क्योंकि उड़ीसा तो उस दृष्टि से सीमित उद्योग निवेश वाला राज्य है। बड़े राज्य गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां बहुत बड़ी संख्या कर्मचारियों की है, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, वहां इसे लागू करने की तैयारी तब होगी जब ये देखा जा पाएगा कि बाकी जगह कैसे काम किया जा रहा। तो उड़ीसा में इसके क्रियान्वयन पर सबकी नजरें रहेंगी। एक तरफ अमेरिका ने अपने यहां फार्मा इंपोर्ट पर टैरिफ लगाए हैं, दूसरी तरफ चीन ने भारत से फार्मा इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म कर दी। हाल में चीन ने भारत से फार्मा इंपोर्ट पर लगने वाली 30% ड्यूटी को पूरी तरह हटा दिया है। हालांकि भारतीय कंपनियों के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार नहीं है। भारत से चीन को फार्मा का सालाना एक्सपोर्ट $100 मिलियन का भी नहीं है। सर, क्या असर होगा इस फैसले का फिर? चीन बहुत चतुराई के साथ भारत के आयात सस्ते करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हालांकि जैसा ये अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, भारत अमेरिका की टोटल जरूरतों का जेनेरिक ड्रग्स का 38 से 40% हिस्सा भारत से आता है। चीन उसकी तुलना में बेहद कम है, पर चीन ने अपनी तरफ से फार्मा पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर एक में जीरो ड्यूटी करके भारतीय कंपनियों के लिए नया बाजार खोलने की कोशिश की। इसके पीछे की जो कूटनीति और रणनीतियों से समझने की जरूरत है। चीन भारत के लिए दवाओं का बनाने के जो बल्क ड्रग के कच्चे माल का बड़ा स्रोत है, और चीन से भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर एपीआई और इंटरमीडिएट्स खरीदती हैं और उन्हें बनाकर तैयार करती हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचती हैं, भारतीय बाजार में भी बेचती हैं। तो चीन दरअसल इंपोर्ट का स्रोत है भारत की तरफ से। तैयार दवाओं का उतना एक्सपोर्ट नहीं होता है। चीन धीमे धीमे अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारतीय कंपनियों के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज देखने वाली होगी कि क्या भारतीय कंपनियां अपने निवेश को, अपनी फैक्ट्रियों को भी चीन स्थानांतरित करेंगी, क्योंकि चीन के बाजार के जरिए उन्हें एशिया के और बाकी अन्य बाजारों में भी प्रवेश की जगह मिलेगी। फार्मास्यूटिकल में ये ड्यूटी भारतीय आयात को आकर्षित करने के लिए और भारतीय आयात को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण, और इसके पीछे बड़ा डिजाइन ये है कि चीन उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जहां कच्चा माल चीन से जाता है और तैयार माल भारत दुनिया के अन्य देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो तैयार माल भी चीन में जाना शुरू होना चाहिए। सहारा ग्रुप की संपत्तियों को अदानी समूह खरीद सकता है। संपत्तियां अदानी समूह को बेचने के लिए सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मांगी है। मंजूरी अगर मिलती है, संपत्तियां अगर बिकती हैं, तो इससे सहारा के निवेशकों का फंसा पैसा जल्द वापस मिलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। जो संपत्तियां बिकनी हैं उनमें एमबी वैली, सहारा स्टार होटल, सहारा सिटी और देश भर के अलग अलग शहरों में कई प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। सर, क्या स्ट्रक्चर है इस पूरी डील का? ये बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज डील है। सहारा समूह के जो निवेशक थे वो सेबी के पास फंसे हुए फंड्स की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक आध किस्ती जारी की गई थी, लेकिन अचानक इसमें अडानी समूह का प्रवेश हुआ और ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम अलग अलग स्तर पर हुई और सरकार की शायद सहमति से अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट में इन संपत्तियों को खरीदने की अर्जी दी। जो डील है उसमें सहारा के जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 8,810 एकड़ का जो एमबी वैली होटल है, इसके अलावा सहारा स्टार है, सहारा शहर लखनऊ है, नोएडा, गुड़गांव, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में फैली संपत्तियां हैं। करीब 80 के आसपास संपत्तियां हैं जो अडानी समूह खरीदेगा। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है कि सारी संपत्तियां अलग अलग न बेचकर एक साथ अडानी को बेची जाएं। इससे पैसे मिलेंगे और संपत्तियों का मूल्य नहीं घटेगा। वित्तीय शर्तें क्या है किसी को पता नहीं। जो सूत्र बता रहे हैं कि इनको एक सील बंद कागज में अंदर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, पर वैल्यूएशन काफी हो सकता है। जो प्रक्रिया है, जो संकेत मिल रहे हैं, अडानी ग्रुप ये पूरा भुगतान सहारा समूह को नहीं देगा, बल्कि सेबी और सहारा के रिफंड अकाउंट में जमा करेगा। और ये जो 6 सितंबर 2025 की टर्म शीट पर आधारित जो अकाउंट है उसमें जमा होगा। 14 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है और ये पैसा उस अकाउंट में उसमें इसलिए डाला जाएगा कि वहां से जो सहारा के निवेशक लंबे समय से पैसे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पैसे का भुगतान किया जा सके। तो सर, मिल जाएगा फिर पैसा? जो निवेशक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अलग अलग लेनदार हैं, देनदार हैं, उनको पैसा मिल जाएगा?
स्पष्ट तो नहीं, लेकिन जो सरकार जो संकेत दिए गए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जिस तरह से गया, माना जा रहा है कि उस अकाउंट में पर्याप्त फंड हो जिससे कि लोगों को दिया जा सके। 10 साल से मामला लंबित है, सहारा के निवेशक परेशान है, किस्तों में पैसा दिया जा रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 24,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने चाहिए। सहारा ने इसमें केवल 16,000 करोड़ रुपए जमा किए थे और उसमें से 5,000 करोड़ रुपए 26 लाख निवेशकों को मिले, ऐसा आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कहा गया। पिछले साल सरकार की तरफ से एक बड़ा अभियान भी चलाया गया था। माना जा रहा है कि इस डील के बाद, डील की राशि क्या है, एसेट्स की वैल्यूएशन क्या है पता नहीं है, लेकिन डील की राशि के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इस अकाउंट में जाएगा। और कोर्ट ने भी हाल में ही 5,000 करोड़ रुपए बांटने का आदेश दिया है, अब भुगतान की समय सीमा भी बढ़ाई है, तो ये पैसा जाएगा संपत्तियां बिकने के बाद। तो उम्मीद की जा सकती है कि सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी आने वाले दिनों में तेज हो सकती है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एजीआर भुगतान पर लगी पेनल्टी और ब्याज को माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल की है। याचिका में एजीआर को नए सिरे से कैलकुलेशन की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को हो सकती है। सर, ये अभी क्या लगता है आपको, ये जोड़ने घटाने में दिक्कत हो गई होगी? सबसे चौंकाने वाली बात आपको क्या लगती है इस पिटीशन की? बेहद दिलचस्प है कि सरकार तरह तरह से पहलू बदल रही है इस पूरे मामले में। जब पिछली याचिका गई तो सरकार ने यह कहा कि वो वोडाफोन आइडिया की इस प्ली को अपोज नहीं करते कि एडजस्टेड एजीआर कैसे कैलकुलेट किया गया, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब जब सरकार की तरफ से थोड़ा प्रोत्साहन मिला तो वोडाफोन ने यह कहा कि उसे इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर दे दिया जाए एजीआर के ऊपर। यानी धीमे धीमे माफी की तरफ घूमकर बात वहीं आती है कि जो एजीआर की वसूली है उसको टाल दिया जाए, उस पर जो कभी इंटरेस्ट टाल दिया जाए, कभी पेनाल्टी टाल दी जाए। तो वोडाफोन आइडिया ने जो अपनी पिटीशन कोर्ट में डाली थी उसको अमेंड किया है और यह मांगा है कि एजीआर की लायबिलिटीज पर फिलहाल उसे ब्याज दर के भुगतान से और पेनल्टी के भुगतान से छूट दी जाए। तात्कालिक तौर पर अगर ऐसी कोई छूट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिल जाती है तो कंपनी के बैलेंस शीट पर थोड़ा असर कम होगा। लेकिन फिर बात वहीं घूम कर है कि सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से वोडाफोन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है रियायतों का, और कई सारी चीजें उलझी हुई जिसमें बाकी अन्य कंपनियां भी हैं जो इसी तरीके की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच पहुंच रही हैं। पर जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सक्रियता बढ़ती है, हमें वोडाफोन के स्टॉक में सक्रियता दिखती है, बाजार में बढ़ोतरी दिखती है और फिर उसके बाद फिर वो स्टॉक गिरकर वहीं आ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका इंपोर्ट होने वाली फिल्मों पर टैरिफ की घोषणा की है। ये टैरिफ की नई किस्त है। अब तक उत्पादों पर था, अब फिल्मों पर भी टैरिफ लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है। अमेरिका में विदेशों से आने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी फिल्म उद्योग को इंपोर्ट की मार से बचाने के लिए ये फैसला सुनाया गया है। ट्रंप ने कहा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा की वजह से अमेरिका का फिल्म मेकिंग उद्योग अपना जो बाजार है उसको गंवा रहा है। सर, फिर क्या प्रावधान किए हैं इसके लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला आया और ये भी भारत के विरोध में। भारत पर इसका बड़ा गहरा असर है क्योंकि दुनिया में जो फिल्म निर्यात करने वाले देश हैं और जिनका डायस्पोरा, जिनके प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, उनमें भारत का हिस्सा के लोगों की संख्या सबसे बड़ी है। और इसके अलावा 3-4 और अन्य उद्योग हैं जिन पर हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सारी विदेशी फिल्मों पर 100% ड्यूटी लगेगी, चाहे वो डिजिटल डिलीवरी हो या वो थिएटर में रिलीज की जा रही हो। सभी गैर अमेरिकी प्रोडक्शंस पे, चाहे वो बॉलीवुड में हो रहा हो, टॉलीवुड में हो, कोरिया में हो, चीन में हो, जहां भी कोई फिल्म बनाई जाएगी, कोई प्रोसेस किया जाएगा, स्पेशल इफेक्ट दिए जाएंगे, एडिटिंग दी जाएगी, वो अगर अमेरिका में आती तो उस पर टैरिफ लगेगा। सभी तरीके के फिजिकल प्रिंट्स, डिजिटल सिनेमा पैकेज, स्ट्रीमिंग, डिजिटल डाउनलोड वाली जितनी भी फिल्में, उन पर 100% टैरिफ लगेगा। और ट्रंप ने कहना था कि अमेरिका का फिल्म उद्योग लोग चुरा ले गए हैं, नौकरियां चुरा ले गए हैं और बाजार में इसकी वापसी के लिए चाहिए। और इसका बड़ा असर पूरी दुनिया में कल्चरल एक्सचेंज पर और फिल्मों के निर्यात पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत ही नहीं, कई सारे दुनिया के देश इससे प्रभावित होंगे। सर, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है किस तरह से अलग अलग मोर्चों पर इसका असर देखने को मिलेगा? बड़ी सनसनी है मुंबई के फिल्म उद्योग में क्योंकि हाल के दशकों में भारत की तमाम बड़ी फिल्में, केवल हिंदी की नहीं, तेलुगु की, मलयालम की, कन्नड़ की भी फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था, थिएटर रिलीज में भी और OTT के रिलीज में भी। और भारत के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। सालाना करीब करीब
100 से 150 मिलियन डॉलर, 800 से 1200 करोड़ रुपए के नुकसान की सीधी सीधी आशंका है। तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्में सबसे ज़्यादा वहाँ जाती हैं, थिएटर में रिलीज होती हैं। अमेरिका भारतीय सिनेमा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में 25 से 40% कमाई यहाँ से आती है। 2024 के जो आंकड़े हमें मिले हैं उस हिसाब से भारतीय फिल्मों ने अमेरिका से 1400 से 1500 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें बड़े हिट्स ने 150 से 200 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। बड़ी फिल्में जब रिलीज होती हैं तो पूरी दुनिया में मल्टीपल स्क्रीन्स पर रिलीज होती हैं। और चूंकि हमने शुरुआत में कहा कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी अमेरिका में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वहां फिल्मों के केवल ओटीटी रिलीज नहीं, थिएटर रिलीज भी किए जाते हैं। इसका असर सीधे ये होगा कि टैरिफ के असर से टिकट के प्राइस विदेश में भारतीय फिल्मों पर दोगुने हो जाएंगे, यानी $20 का टिकट $40 का। इसके बाद प्रवासी भारतीयों के लिए थिएटर में जाके फिल्म देखना लगभग मुश्किल हो जाएगा। मार्जिन टूटेंगे, लागत बढ़ेगी, भारतीय फिल्मों की रिलीज अमेरिका में घाटे का सौदा होगी। बड़ी टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्में ही जा पाएंगी जो इतना टैरिफ झेल सकती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अमेजन, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, जी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म सर, जो भारत के कंटेंट से डील करते थे, भारतीय फिल्मों को भारतीय निर्माताओं को के साथ डील करते थे और उन्हें डायस्पोरा के बाजार को दिखाते थे, अमेरिका के बाजार में को दिखाते थे। अब स्ट्रीमिंग महंगी पड़ेगी, इन कंपनियों की डील्स मिलना कम होंगी। देखना होगा कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे जो बड़े स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, भारतीय बाजार में भारतीय फिल्म उद्योग पर इसका क्या असर डालेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स जो भारत में बनते थे उनके निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा, जो भारत से हॉलीवुड को सर्विस मिलती थी, और जो सॉफ्ट पावर है भारत की उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सर, बाकी दुनिया के अलग अलग देश आपको लगता है इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे? देखिए, भारत के अलावा शुभम 3-4 और बड़े बाजार हैं जहां का डायस्पोरा, जहां के प्रवासी वहां रहते हैं और वहां के लोगों को देखने के लिए। यूरोप बड़ा बाजार है, ब्रिटेन से बड़ी फिल्में जाती हैं, यूरोप से बड़ी फिल्में जाती, उन पर भी बड़ा असर है 100% टैरिफ का। इसके अलावा कोरिया एक उभरता हुआ बाजार था, कोरिया की फिल्में बड़े पैमाने पर जाती थी। इसके साथ जो दूसरे बाजार हैं उसमें अफ्रीकन फिल्में जाती थी, नाइजीरिया का फिल्म उद्योग बड़ा फिल्म उद्योग है जो भेजता था। तो इन सबको बड़ी हानि है। चीन की भी फिल्में जाना शुरू हुई थी हाल फिलहाल में। सबसे बड़ा हॉलीवुड का जोखिम यह है कि हॉलीवुड के लिए टैरिफ उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए को प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय शूट महंगे हो जाएंगे। जिन देश, अगर मान लीजिए कोई फिल्म आधे घंटे या 2 घंटे की फिल्म भारत के किसी लोकेशन में या कोरिया की किसी लोकेशन में शूट हो रही है, तो उसका इंपोर्ट अमेरिका में 100% टैरिफ के लिए टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। तो अमेरिकी कंपनियों के लिए, स्टूडियो के लिए दुनिया में फिल्मांकन करना अब मुश्किल हो जाएगा। रिस्क ये है कि अमेरिका की फिल्मों के लिए भी बहुत बड़ा बाजार है, हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी फिल्में अमेरिका से आती हैं वो कुछ बड़े बाजारों में, कोरिया, चाइना, भारत और यूरोप के बाजारों में एक साथ रिलीज होती हैं, भाषाओं में डब की जाती हैं। भारत में फिल्में कई भाषाओं में डब की जाती है और उनकी एक साथ साइमल्टेनियस रिलीज होती है। ये बाजार अब मुश्किल में फंसेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वो देश जिनके लिए अमेरिका की फिल्मों का बड़ा बाजार है, वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएं, पाबंदियां लगाएं और हॉलीवुड की फिल्मों को भारत में आने से रोकें, जिससे कि हॉलीवुड को दोहरा नुकसान होने वाला है। पर डोनाल्ड ट्रंप के सारे फैसले ऐसे हैं जो शुरुआती तौर पर, प्रारंभिक तौर पर उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दूसरे पर भी। अमेरिका में सरकारी बजट पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह से शटडाउन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी संसद में मंजूर बजट की मियाद आज खत्म हो रही है और संसद से नए बजट की मंजूरी के लिए डेमोक्रेट्स का समर्थन जरूरी है, लेकिन अभी तक कई मुद्दों पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच टकराव बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि समझौता नहीं होने की वजह से शटडाउन की आशंका बढ़ गई है। सर, क्या है ताजा अपडेट वहां का? देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान जो शुभम ने आपको बताया वो सबसे ताज़ा बयान है। थोड़ी देर पहले ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कोई सहमति समाधान नहीं हुआ है। आज की रात सबसे महत्वपूर्ण रात है, सबसे सेंसिटिव रात है। एक संभावना यह है कि कोई शॉर्ट टर्म डील हो जाए रात तक भारतीय समय के अनुसार रात तक, तो इसे टाला जा सकता, नहीं तो भारत की मध्यरात से अमेरिका में शटडाउन शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि शटडाउन की संभावना 72 से 80% तक है, यानी अमेरिका टेक्निकली शटडाउन में जाने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां खर्च के और स्वास्थ्य के प्रावधानों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। रिपब्लिकन कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और सोशल एक्सपेंडिचर को कट किया जाए, डेमोक्रेट कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं और ओबामा केयर पर पैसा मिलते रहना चाहिए। सबसे
खतरनाक बात यह है कि नौकरियां कम हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है अमेरिका में। लंबा शटडाउन जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा, फेडरल वेतन देरी से मिलेंगे और प्रमुख आर्थिक डेटा रुक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बेहद आक्रामक ढंग से शटडाउन होने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके एजेंडे के, उनके डिजाइन के कई सारे विकल्प छिपे हुए हैं। सर, दूसरी बड़ी बात यह कि ट्रंप की रणनीति अब क्या है, कैसे वो इसको साधेंगे, संभालेंगे, क्योंकि सरकार में वो हैं, जिम्मेदारी तो उन्हीं पर बनती है कि शटडाउन ना हो। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि शटडाउन के सहारे अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी कर दी जाए, कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाए। जो काम डॉज कर रहा था, एलन मस्क की तरफ से बनाया गया जो संस्थान था, जिसको एलन मस्क बाद में छोड़कर चले गए। आमतौर पर जब शटडाउन इससे पहले हुए हैं तो लोगों को फरलो पर भेज दिया जाता और वापस जब पैसा मंजूर हो जाता है और सहमति कांग्रेस में बन जाती तो उनको नौकरियों पर ले लिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। जिनको फरलो पर भेजा जाना है उनको स्थायी रूप से नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तमाम सरकारी विभागों को RIF नोटिस जारी करने को कहा गया, रिडक्शन इन फोर्स। जो ऐसी सेवाएं जिनको ट्रंप नहीं चलाना चाहते हैं, तमाम सामाजिक सेवाएं, क्लाइमेट, शिक्षा, हेल्थ की, इनमें कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। ट्रंप और उनकी टीम शटडाउन को फेडरल वर्कफोर्स की संख्या घटाने का अवसर मान रहे हैं और इस तरह से वो इसको लागू करने वाले हैं। 2025 में करीब 2 लाख नौकरियां पहले ही सरकार में कट हुई हैं। अब माना जा रहा है कि अगर ये शटडाउन इस तरह से ही होता है जैसा दिख रहा है तो 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां खत्म होंगी। हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज में 41% स्टाफ और अन्य विभागों में बड़े हिस्सों पर फरलो और जो लिमिटेड शटडाउन का असर है वो खत्म होगा और स्थायी रूप से नौकरियां जाएंगी, नई भर्तियां रुक जाएंगी, कई सारी सेवाएं बंद होंगी और इसके बड़े असर होंगे। करीब माना जा रहा है कि 9 लाख से ज़्यादा फेडरल कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। मेल पर लोगों को निकाला जा सकता है और इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मांग पर और खपत पर दिखाई देगा और इसलिए बाजारों में काफ़ी सनसनी है, काफ़ी आशंका है, क्योंकि शटडाउन इससे पहले भी देखे अमेरिका ने, पर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये शटडाउन अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ाने का एक बड़ा मौका बनकर सामने आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चीन में फैक्ट्री आउटपुट में लगातार सुस्ती बनी हुई है। सितंबर के दौरान लगातार छठा महीना ऐसा है जब PMI 50 के नीचे रहा है। हालांकि अगस्त के मुकाबले कुछ सुधार जरूर हुआ है। सितंबर में PMI 49.8 दर्ज किया गया, जो अगस्त में 49.4 का था, लेकिन अभी भी 50 के नीचे है। सितंबर के दौरान चीन की गैर मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 50 पर आ गई है, जो अगस्त में 50.3 थी। सर, कितनी गहरी है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर सकती है? चीन में लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव किसी क्षेत्र में दिखता है मांग के तौर पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बड़ा स्टिमुलस घोषित किया जा सकता है। बाजार मान रहा है कि जो पिछले स्टिमुलस थे उन्होंने अर्थव्यवस्था की में तेज गिरावट को तो थाम लिया है, लेकिन वापस रिकवरी आती नहीं दिख रही। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं, चीन को भी प्रभावित कर रहे हैं निर्यात की दृष्टि से, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लगे हुए हैं, जो कि चीन का सबसे बड़ा बाजार है। सब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से एक नया स्टिमुलस पैकेज जारी किया जा सकता है, खासतौर से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को। दूसरी एक और चीज है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन भी कर रहा है। कई सारे और पहलू भी हैं जो आने वाले समय में देखने वाले होंगे। चीन ने अपने लिए पर्यावरण उत्सर्जन की नई शर्तें तय की हैं, जिसका असर तमाम कंपनियों की क्षमताएं में कटौती पर, उनके बंदी के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं उन कंपनियों को अपने कारोबार बंद करने पड़ेंगे। कार कंपनियों को उत्पादन घटाने के लिए कहा गया है। कई और उद्योगों से भी उत्पादन कम करने को किया गया है। इस पुनर्गठन का असर भी हमें चीन के आर्थिक उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। बदली हुई व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में बाधाएं, नई बाजारों की तलाश के बीच में चीन इस कोशिश में है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में जो फ्लैप है, जो अलग अलग चीजें बढ़ी हुई हैं, उनको छोटा करके एक लीन और चुस्त अर्थव्यवस्था बना सके। तो इस तरीके के कुछ सुधार आने वाले दिनों में घोषित हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें एक खास वेबिनार के बारे में। ये वेबिनार है जो जुड़ा हुआ है गोल्ड से, सिल्वर से। गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इन दिनों आप देखिए रोज नए रिकॉर्ड छू रही हैं। अगर आपके घर में शादी है तो क्या सोना खरीदने का भी आपको बेहतर मौका मिलेगा? अगर आप कारोबारी हैं तो क्या आप कीमतों के बढ़ने गिरने से अपने लॉस को हेज कर सकते हैं? अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपके मन में बहुत सवाल होंगे। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप कारोबारी हैं,
आपके तमाम सवालों का जवाब ये 11 तारीख को मिल जाएगा। 999 रुपए का ये रजिस्ट्रेशन है, जहां पर आप तमाम सवालों के जवाब पा पाएंगे और दूसरी बात, आप खुद भी अपने सवाल पूछ पाएंगे। 2 और नई चीज़ें जुड़ी हैं इसमें। एक ये कि एक इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी आ रहे हैं। वो बाजार को एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से पढ़कर ये बताएंगे कि क्या वाकई गोल्ड और सिल्वर या ये जो धातु हैं इनका भविष्य वाकई दिखता है। तो अगर आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत और आपको लगता है कि हाँ ये भी शगुन और मुहूर्त ट्रेडिंग की तरह एक ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जाने माने फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक और चीज़ ये है कि बोनस की टीम ने ये तय किया है कि जो भी हमारे प्राइम मेंबर्स होंगे, जो ऑलरेडी हमारी मेंबरशिप ले चुके हैं, उनको ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो या तो आपका रुझान इसमें है तो इसको रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और अदरवाइज आप बोनस के परिवार का हिस्सा बन जाइए। तब आप गोल्ड एंड ग्रोथ के इस फेस्टिवल फंडा समिट में इवेंट में जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल आऊँगा फिर से बोनस पॉइंट लेकर। नमस्कार।